आजकल हर 2 या 3 महीने में हर कंपनी का एक नया मॉडल आता है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर महीने कम से कम एक या नया मॉडल किसी ना किसी कंपनी का आ रहा होता है। और अगर आप देखेंगे वो सब बहुत ही बढ़िया गाड़ी होती है, देखने में भी उसके फंक्शंस के बारे में भी। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है एपीक्यूपी, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग इतना इंटेलिजेंट और इतना बढ़िया टूल है जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात को प्लान करने के लिए कि किस तरीके से उसका सारा डेवलपमेंट प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या क्या पॉसिबल रिस्क और चैलेंजेस आ सकते हैं डेवलपमेंट के टाइम में। इस बात के लिए वो हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर की और उसके बेसिस पे वो सारे प्रोसेस को टाइमली कंप्लीट करता है। मार्च 2024 में इसका नया वर्जन आया था जो कि हम थर्ड वर्जन बोलते हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। कि जो पिछला वर्जन आया था वो था 2008 में। उस समय मार्केट की सिचुएशन बहुत अलग थी। उस समय जो लोगों का पर्सपेक्टिव था और जिस तरीके से चीज़ों को हम देखते थे वो बहुत डिफरेंट था। लेकिन जैसे समय चेंज हुआ और आप देख रहे हैं कि हम बात करते हैं ई मोबिलिटी के बारे में, हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ज़्यादा से ज़्यादा हम गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फीचर ला सकें, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी कि किस तरीके से हम एपीक्यूपी के नए वर्जन को ला सकें जिसके अंदर इन सब बातों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एपीक्यूपी का। तो जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो है वॉइस ऑफ द कस्टमर। जब तक हमें कस्टमर की क्या नीड है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो हमें नहीं पता, तब तक उसे हम पूरा नहीं कर सकते। और एपीक्यूपी एक बहुत ही एक अफेक्टिव और एक स्ट्रक्चर्ड वे है जिससे कि हम वॉइस ऑफ द कस्टमर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको इनकलकेट कर सकते हैं जो हमारे डिफरेंट फेजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में कि क्यों रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में एपीक्यूपी की। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके, बट मैं आपको 5 की रीज़न बताता हूँ कि क्यों हमें आवश्यकता है। उसमें जो सबसे पहला और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है कि ये हमारे प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करता है, यानी कि किस तरीके से हमें सारे न्यू डेवलपमेंट करनी है, किस तरीके से इंश्योर करना है कि हम जो ओवरऑल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर पाएँ, उसके लिए हमें हेल्प करता है। देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो बात करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, उसको एलिमिनेट करने में। आज के टाइम में कोई भी फेलियर नहीं चाहता। अगर मैं गाड़ी सड़क पे चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कभी भी उस गाड़ी के अंदर कोई इशू आए। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तारीख को गाड़ी चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि उस तारीख तक मुझे वो कार मिल जानी चाहिए। तो वो एलिमिनेट करता है जो भी पॉसिबल रिस्क होता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में। देन जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर कोलैबोरेशन। अगर हम किसी भी कार मैन्युफैक्चरर या टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर को देखेंगे तो कम से कम 200 से 300 उसके सप्लायर्स होते हैं, यानी कि उसकी टोटल डिपेंडेंसी उन सप्लायर पे होती है। तो किस तरीके से सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन करना है, एपीक्यूपी प्रोसेस उसमें भी हेल्प करता है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें दो और बातों के बारे में, वो है डिजिटल टूल्स। आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी ये जो नया एपीक्यू का वर्जन आया है यहाँ पर उसको बहुत इंटेलिजेंटली इनकलकेट किया गया। और जो पांचवा फैक्टर है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी फ्रॉम डिजाइन टू डिलीवरी। जिस समय हमने सोचा था, कॉन्सेप्चुलाइज किया था प्रोडक्ट को, उस समय शायद वो गजब का था, लेकिन हो सकता है जब तक वो फाइनल स्टेज पे आए तब तक वो ना हो। तो एपीक्यूपी उसके लिए भी हमें हेल्प करता है। अब समझने की बात यह है कि जो नया वाला जो एपीक्यूपी आया, क्या उसमें भी वही 5 फेजेस हैं जो पिछले सेकंड वर्जन में थे? तो उसका आंसर यही है कि जो 5 फेजेस पहले भी थे वो अब भी हैं। और 5 फेजेस क्या हैं? जो पहला फेज है वो बात करता है प्लान एंड, कि हम किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। जो दूसरा फेज है वो बात करता है प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में। जो तीसरा फेज है वो बात करता है प्रोसेस डिजाइन के बारे में। जो चौथा फेज है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द वैलिडेशन, कि किस तरीके से हमें वैलिडेशन करनी है ये चेक करने के लिए कि जो भी हमने प्लान किया था, प्रोडक्ट डिजाइन किया था या प्रोसेस डिजाइन किया था, उसका आज का स्टेटस क्या है। और जो पांचवा है वो है विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, कि जो भी कुछ हमने किया, जो सैंपल्स हमने बनाए, जो प्रोटोटाइप हमने बनाए, जो एक बड़ा सा लॉट था जो हमने अपने कस्टमर को भेजा, उसका क्या फीडबैक आया, उसका क्या रिजल्ट था और उसमें किस तरीके से हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। ये है 5 फेजेस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि क्या की चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एडिशन एंड थर्ड एडिशन। तो चेंजेस छोटे बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे 7 चेंजेस के बारे में एक एक करके बात करता हूँ। जो सबसे पहला चेंज अगर हम बात करें वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट। अभी रिस्क मैनेजमेंट एक
सेंट्रल प्रोसेस है। हम हर चीज़ में, हर पांचों फेज में इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है और क्या एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, जिससे कि इन स्पाइट ऑफ दिस के वो इम्पैक्ट करे, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। जो दूसरा की चेंज है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल प्लान। अगर आप फर्स्ट एडिशन ऑफ देखेंगे एपीक्यूपी का और सेकंड एडिशन देखेंगे तो कंट्रोल प्लान एक इंटीग्रल पार्ट होता था एपीक्यूपी का। अभी मार्च 2024 में कंट्रोल प्लान का एक अलग से एडिशन आ गया जिसको हम फर्स्ट एडिशन बोलते हैं, जो बहुत डिटेल में और डिस्क्रिप्टिव है इस बात को बताने के लिए कि हमें किस तरीके से कंट्रोल प्लान बनाना है। जो तीसरा चेंज है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द गेट रिव्यूज। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है पांचों फेजेस में कि हमें बार बार ये देखना हर स्टेज पे कि क्या जो हमने प्लान किया था वो अचीव हुआ नहीं हुआ। तो टोटल इसके अंदर 6 गेट्स हैं, जिसमें पहला गेट जो बात करते हैं वो प्री प्लानिंग का है, और 5 फेज है उसके बारे में है कि हर जगह हमें देखना है कि जो भी कुछ हमने सोचा था क्या वो अचीव किया। अगर वो अचीव किया तो ही हम अगले गेट पे जाएंगे। तो एक नया फीचर है इसका। जो चौथा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि सप्लायर से कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर्टिकुलर एपीक्यूपी का थर्ड एडिशन में बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन होना चाहिए, जिससे कि जो भी कुछ हम अचीव करना चाहें उसको हम अचीव कर सकें। देन अगेन सप्लायर से लिंक बात है कि चूंकि ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंसी बहुत सारी सप्लायर के बारे में होती है, तो एक सेपरेट चेकलिस्ट है, इसमें 78 पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब भी हम कोई नया सप्लायर सोर्स कर रहे हैं क्या क्या पॉसिबल चैलेंज आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है। देन जो अगला की डिफरेंस है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सेफ लॉन्च। नाउ सेफ लॉन्च प्राइमरीली बात करता है मास प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्ट हैंड ओवर हो जाता है प्रोडक्शन को कि भाई अब उसकी जिम्मेदारी है डे टू डे में चलाने की, तो वहाँ पर सेफ लॉन्च में हम इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि वाकई सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया, ऐसा तो नहीं कोई सरप्राइज आने वाला है, कोई रिजेक्शन आने वाली है, कहीं डिलीवरी में फेलियर आने वाला है, या मे बी कॉस्ट का इंक्रीज होने वाली है, तो एक नया फैक्टर उसके अंदर ऐड किया है। और जो आखिरी है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेसेबिलिटी। अब देखा जाए ट्रेसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट तो बहुत पहले से है, लेकिन अब 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फोकस है ट्रेसेबिलिटी पे, एंड टू एंड सप्लाई चेन का। तो एक प्रॉपर एक पेज है जहाँ पे बहुत डिटेल में ट्रेसेबिलिटी का एग्जांपल दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से ट्रेसेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। अब अक्सर एक क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग आता है कि एपीक्यूपी का जो थर्ड एडिशन से कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्राइमरीली 2 एरियाज हैं जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जो पहले एरिया है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द न्यू डेवलपमेंट, कोई भी नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस है वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन जो दूसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी चेंजेस इन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, जिसको हम ईसीएन भी बोल सकते हैं या हमारी कोई और भी भाषा हो सकती है, कि कहीं भी कोई चेंज हो सकता है तो वहाँ पर भी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, वो इस बारे में बात करता है कि किस तरीके से और क्यों हम इसको इम्प्लीमेंट करें एपीक्यूपी को, क्या कारण है इसको इम्प्लीमेंट करने का। इवन दो इस बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, लेकिन अगर और स्पेसिफिक इसके बारे में बात की जाए तो सर्टेनली एक तो रिसोर्सेज को हम कैसे अफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं वो बहुत यूजफुल हो जाता है इससे। देन जो भी हमारे इश्यूज है उनको हम जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, रादर देन कि मान के चलिए कार है मैंने खरीद लिया, टू व्हीलर मैंने खरीद लिया और उसके बाद गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उन सब इश्यूज को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन इसके अलावा कस्टमर की जो वैल्यू है, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, उसको एनहांस करने में मौका मिलता है। एंड देन लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लास्ट मिनट चेंजेस और फायर फाइटिंग होते हैं उसको भी वो बेनिफिट करता है और हेल्प करता है। अब जब इतनी सारी बातें करनी तो ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अगर आप एपीक्यू विद थर्ड एडिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो सर्टेनली जो सबसे पहला बेनिफिट है वो तो इसी बारे में है कि जो कोलैबोरेशन है वो इम्प्रूव होता है, जो कॉस्ट है और एफर्ट्स है वो कम से कम होती है, यानी हमारी जो डिसीजन मेकिंग है विद रिस्पेक्ट टू क्यूसीडी, क्वालिटी कॉस्ट एंड डिलीवरी, उस पर बहुत इफेक्टिव हमारा कंट्रोल आता है। एंड देन लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉलेज बैंक है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको बेनिफिट मिलता है, रादर देन के मेरे पास एक नॉलेज है, इसके पास एक नॉलेज है, उसके पास एक नॉलेज है, उन सबको हम कंबाइन करके किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें, एपीक्यूपी उसमें भी हेल्प करता है। तो अगर मैं समरी करूं, एपीक्यूपी थर्ड एडिशन का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि कैसे हम वॉइस ऑफ द कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकें, किस तरीके से स्मार्ट डिसीजन ले सकें, किस तरीके से जो भी रिस्क है उनको अवॉइड कर सकें और मेक श्योर कर सकें कि आज के टाइम की जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, जो बदलता हुआ समय है, उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं और कैसे टाइमली जो भी डिलीवरी हम दे सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो जो 5 फेजेज हैं
उनमें फेज नंबर 1 के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूजफुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट भव्यमंगला.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक और भी चैनल है लाइफ लेसन विद भव्य मंगला। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइफ के बारे में जानने में और समझने के लिए तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।